Dear students, in my last lecture, I covered the introduction of matter and the classification of matter. Today we will discuss two topics, the physical nature of matter and the characteristics of matter. Okay, so before going to start the physical nature of matter, it is very important to know some facts about मैटर एंड इट्स पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और आपका जो खाना है वो आपकी शर्ट पे गिर जाता है, तो और उसकी जो हल्दी होती है वो आपकी शर्ट पे उसका येलो कलर का निशान आ जाता है। इसी तरह से जब आप अपनी वाइट शर्ट को वॉशिंग मशीन में दूसरे कपड़ों के साथ धोने के लिए डालते हैं तो क्या होता है कि जो दूसरे कपड़े अगर कलर छोड़ते हैं तो उनका जो कलर है वो आपकी वाइट शर्ट पे दिखने लग जाता है और आप फिर सोचते हैं कि क्या हुआ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कलर वाले कपड़े होते हैं उनका कलर छूटता है और वो कलर आपके शर्ट पे लगता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये हमें दिखाई भी नहीं देते, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो दिस इज नोन एज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है? पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और ये पार्टिकल्स कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं? ये पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन तीनों को हम लेटर ऑन चैप्टर्स में अपने डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्स में। दूसरा जो मैटर का फिजिकल नेचर है वो कैसा है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को एक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इसके लिए हमने क्या किया? हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें हमने थोड़ा सा पानी हमने उसमें भर लिया, 100 ml ऑफ वाटर। और हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें साल्ट या फिर शुगर, अगर आपके पास हो तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करें। और इसको हमने कंटिन्यूअस स्टरिंग किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं कि जो आपका बीकर था उसमें आपको क्लियर वाटर दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, और देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, इतनी चीज आपको दिखाई देती है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्निफाइड millions of times। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को मैं आपको करके दिखाती हूँ और उसके बाद हम इसका रिजल्ट और इसका मैकेनिज्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ग्लास में वाटर लिया और इसको मैंने मार्क कर दिया, इसके लेवल को मैंने मार्क कर दिया स्टार्टिंग में। फिर हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा इसमें साल्ट डाल दिया, उसकी स्टरिंग कर दी। थोड़े से पार्टिकल्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं तो हम और स्टरिंग करेंगे। ये देखिए आप लोग, ये बिल्कुल क्लियर वाटर आपको दिखाई देता है। तो जो हमने पार्टिकल्स साल्ट के डाले थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं,
इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका वाटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस है, जिसमें कि साल्ट के पार्टिकल्स अपनी जगह बना लेते हैं और डिजोल्व हो जाते हैं। इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ। इसकी मैकेनिज्म को हम समझेंगे। When we dissolve salt into water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water. ओके, ठीक है। तो होता क्या है कि ये हमारे हैं वाटर पार्टिकल्स। ये क्या है? वाटर पार्टिकल्स कुछ इस तरह से है, ठीक है। और इनके बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज इंटर पार्टिकल्स स्पेस, ठीक है। दिस इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। और जब आपने इसमें शुगर के कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, शुगर आपने इसमें ऐड किया, जैसे आपने इसमें शुगर ऐड किया, ये यहाँ पर आके पार्टिकल्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं, सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो होता क्या है कि जो स्पेस है इनके बीच में साल्ट और शुगर के पार्टिकल्स अपनी जगह बना लेते हैं और वो क्या करते हैं कि वो इनके बीच में और वो घुल जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड पॉइंट, of matter are very small, okay, beyond our imagination. इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो हमें दिखाई भी नहीं देते। इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, एक हमने बीकर लिया और उसमें हमने वाटर ले लिया, वाटर लिया हमने 100 ml हमने वाटर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें 2-3 क्रिस्टल्स KMnO4 के डाल देंगे, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है पर्पल। KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक और भी कर लिया, उसमें हमने वाटर फिलअप किया, उसमें हमने कुछ थोड़ा सा कम लिया, 90 ml वाटर हमने ले लिया, ठीक है। और अब हमने क्या किया कि एक छोटी सी हमने टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में हमने इस वाले मिक्सचर के, या मिक्सचर बन गया था, KMnO4 वाटर का मिक्सचर बन गया था, इसमें हमने इसके 10 ml ले लिए और 10 ml लेके हमने क्या किया, इसमें ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, इसमें डाल दिए। तो ये जो वाटर था, जो हमने 90 ml वाटर लिया था, ये कलरलेस था, इसका कोई कलर नहीं था। जैसे ही हमने ये वाला 10 ml डाले टेस्ट ट्यूब से, तो इसमें भी एक लाइट पिंक लाइट पर्पल कलर जो है वो आ जाता है, इसका कलर आता है लाइट पर्पल। फिर हमने क्या किया, इस एक्टिविटी को, डाइल्यूशन को और बढ़ाया, ठीक है।
एक्टिविटी को रिपीट किया, हमने और डाइल्यूट किया। तो जब हमने और डाइल्यूशन किया 5 to 8 टाइम्स हमने इस एक्टिविटी को रिपीट किया और लास्ट में हमने ये देखा, हमने क्या देखा कि हमारा जो वाटर है वो अभी भी बहुत ही लाइट पिंक कलर का हमें दिखाई देता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एक केवल KMnO4 क्रिस्टल है वो इतना सफिशिएंट है कि वो 1000 ml को भी कलर दे सकता है और उसके पार्टिकल्स को भी कलर प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका KMnO4 की जो एक क्रिस्टल के भी अगर पार्टिकल हम कंसीडर करें तो वो क्या है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इसका मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ लिख के, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। प्लीज नोट डाउन। इसका जो रिजल्ट है इस एक्टिविटी का, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ लिख के, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बुक से पढ़ रहे होंगे बट अभी लैब जो है वो कोई भी स्टूडेंट नहीं जा रहा है। तो अगर उन्हें उन एक्टिविटीज़ को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 can color large amount of water more than 1000 ml water. Thus, we can say that only one crystal is made up of millions of tiny particles which divide themselves into smaller and smaller particles. इसको हम लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जो KMnO4 का एक क्रिस्टल है वो इतने सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है कि वो बार बार खुद को डिवाइड करता है, हर रन में वो खुद को डिवाइड करता है और जो हमारा कलरलेस वाटर है उसको वो कलर प्रोवाइड करता है। इसका जो स्टार्टिंग कलर था वो पर्पल कलर था और उसके बाद जो हमारा फाइनल कलर आता है वो हमें बहुत ही लाइट पिंक कलर देता है, यानी कि अभी भी उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर हम उसे अभी भी रन को दोबारा से रिपीट करें तो वो अभी भी कलर आएगा। तो नाउ इट्स क्लियर दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। So I think at this stage it is clear to all the students. So now I am coming on my next topic, which is characteristics of particles of matter. So now we will discuss the characteristics of particles of matter. ठीक है, तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है? देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, सो वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट इज the particles of matter have
स्पेस है। इसको अभी हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट से समझा भी था, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट जो अपने मैटर्स हैं उनके लिए आपको स्पेसेस को बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे इंटरपार्टिकल स्पेस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा सॉलिड के केस में ये जो आप स्पेयर देख रहे हैं, ये जो आप स्पेयर देख रहे हैं, दिस इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। ये है सॉलिड के केस में, ठीक है। लिक्विड्स के केस में कैसा होता है इंटर पार्टिकल स्पेस? इस तरह से कुछ होगा। ये होगा आपका लिक्विड के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। और गैस के केस में कैसा होगा? गैस के केस में पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो आपका ये जो आपका स्पेस रहेगा ये कहलाएगा इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड के केस में अगर हम देखें, ये मेरे पास सॉलिड है तो इसकी पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज पैकिंग में है, बहुत ही पास है, ठीक है। और अगर हम लिक्विड्स के केस में देखें तो जो पार्टिकल्स है वो उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो इंटरमीडिएट स्पेसिंग होती है। और जो गैस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो और इसको हमने एक्सपेरिमेंट से भी समझा भी था कि जो हम जब लेमनाइड बनाते हैं तो हमने क्या किया कि हमने पानी लिया, हमने लेमन उसमें डाला और हमने उसमें शुगर डाली। थोड़े टाइम बाद वो सब एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं और आपको एक क्लियर जो लेमन जूस है वो दिखाई देता है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें शुगर और जो लेमन का लिक्विड होता है, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्पेस इस तरह से होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। Second point is the particles of matter are in continuous motion। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उनका जो मोशन है वो बहुत ही कंटिन्यूअस मोशन है। इस चीज़ को हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने घर में बहुत ही खाना बन रहा होता है, अच्छा खाना बन रहा होता है और आपको उसकी खुशबू आती है। अगर वो खाना ठंडा होगा तो आपको उसकी खुशबू बहुत दूर तक नहीं आएगी, लेकिन अगर वो खाना गरम गरम खाना बन रहा है तो आपको उसकी खुशबू आने लग जाती है। तो होता क्या है कि जैसे ही खाने को हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसके पार्टिकल्स को एक काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और काइनेटिक एनर्जी मिलने से क्या होता है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है और हमें पार्टिकल्स की जो हमारा फूड की खुशबू होती है वो दूर तक सूंघ सकते हैं हम उसको। सेम इसी तरह से क्या होता है कि जब हम पूजा घर में पूजा कर रहे होते हैं और हम अगरबत्ती जलाते हैं, तभी भी क्या होता है कि जो अगरबत्ती होती है जैसे ही वो जलती है तो उसके पार्टिकल्स को एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट्स होता है वो बढ़ जाता है। और आपने एक रूम में अगरबत्ती जलाई होती है और वो सारे रूमों में खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इनका जो मोशन होता है उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ये जिगजैग मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है और
ये मोशन होता है रैंडम मोशन होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, रैंडम मोशन होता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हो सकती है, रैंडम मोशन हो सकता है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक डायरेक्शन में है, रैंडम मोशन होता है। तो ये आपका जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसमें एक चीज़ और खास ध्यान देने की है कि जब आप जैसे ही पार्टिकल्स के पास अगर कोई खाना ठंडा है तो उसके पार्टिकल्स के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो वो खुशबू आप बहुत पास जाकर सूंघेंगे तब आएगी। लेकिन जैसे ही आपने खाना गर्म करना शुरू किया तो क्या होता है कि पार्टिकल्स को एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और वो क्या करते हैं, उनमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है, वो अपना मूवमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the kinetic energy of the particles increases and also the movements of the particles increases. Okay, so I think second point is clear to all of you. Now I am coming on third point. The particles of matter attract each other. अब ये कह रहे हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने कभी ये चीज़ देखी होगी, जैसे कि आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि पानी को काटने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये पानी लिया और अब मैंने क्या किया, इस पानी पे मैंने ऐसे हाथ डाला, तो आप देख रहे हैं ये ड्रॉप है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ ही मूव कर रही है, देख रहे हैं ना, ठीक है। और अगर मैं इसको हाथ से काटूं, पानी को हाथ से काटूं तो भी ये अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। अब हम इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में समझेंगे कि कैसे कैसे पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो आपका सॉलिड का केस है, सॉलिड्स के केस में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लिक्विड्स के केस में इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और हमारे जो गैस है उनमें लीस्ट और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको भी मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ। मैंने अभी पहले भी पिक्चर बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास हैं एक दूसरे के, वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, बहुत ही क्लोज पैकिंग में रहते हैं। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल क्लोज होंगे उतना ज़्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह से जो हमारा लिक्विड्स है, लिक्विड में क्या होता है कि हम उसमें हाथ डाल के भी उसको चेक कर सकते हैं। तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से, उनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। और गैस के जो पार्टिकल्स हैं, मैंने बताया भी आपको बना के कि जो आपके गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो जब वो इतनी ज़्यादा दूर होते हैं तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है और बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें होता है, क्योंकि उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो नाउ एट दिस स्टेज आई थिंक ऑल दी characteristics of particles of matter are clear to all the students. So here I wind up my lecture. So students, be prepared for next lectures. In my later on classes I will discuss more in more topics of the chapters. Thank you so much.